नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। मैं संतोष कुमार यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर ट्रैक कोचिंग में। आप अपने यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों। और आज मैं क्लास नंबर 4 में हूँ। ठीक है। और आज की रात मैं बात करूँगा हिस्ट्री की क्यूज। ठीक है दोस्तों। और इसका पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं अब क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। ठीक है दोस्तों। आज का क्वेश्चन है, महाभाष्य किसने लिखा था। महाभाष्य किसने लिखा था। ए गार्गी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, डी पंतजलि ने। महाभाष्य किसने लिखा था। ए गार्गी ने, बी मनु ने, सी बाण ने, डी पंतजलि ने। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बार 2015, 14 में भी आया है, 12 में भी आया, 16 में भी आया है। ठीक है। 18 में भी आया है। ठीक है। एसएससी रेलवे ने काफ़ी ज़्यादा इस क्वेश्चन को रिपीट किया है। ठीक है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पंतजलि ने। इसका आंसर हो जाएगा पंतजलि ने। अब चलिए अब आंसर पंतजलि के बारे में देखते हैं। ठीक है। महाभाष्य के रचनाकार पंतजलि थे। इस ग्रंथ से यह जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उबरने के लिए देव प्रतिमा बनवाकर बिकवाई थी। मतलब इसका कहना यही है कि महाभाष्य जो लिखा गया था पंतजलि के द्वारा, ठीक है, इस ग्रंथ में इसी बात की उल्लेख की गई है कि उस समय काफ़ी ज़्यादा मौर्य शासकों में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट थी। ठीक है। जो इससे उबरने के लिए उस समय में देव की प्रतिमा बनाई थी और उसमें बेचे गए थे। ठीक है। तो ये थोड़ा सपोर्ट मिला। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। ए 340 ईसा पूर्व, बी 240 ईसा पूर्व, सी 345 ईसा पूर्व, डी 355 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 340, मतलब आंसर ऑप्शन नंबर ए 340 इसका आंसर हो जाएगा। इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्न नंबर 3 पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। ए राजनीति पर, बी गणित पर, सी भौतिकी पर, डी भूगोल पर। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है। ए राजनीति पर, बी गणित पर, सी भौतिकी पर, डी भूगोल पर। दोस्तों ये अर्थशास्त्र जो है ये लिखी गई पुस्तक है राजनीति पर लिखी गई। ये लिखी गई पुस्तक है राजनीति पे। ठीक है दोस्तों। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इंडिका किसने लिखी थी। ठीक है। ए आइतिसंग, बी मेगास्थनीज, सी फायान, डी हैंसंग। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करें। ठीक है। ए आइतिसंग, बी मेगास्थनीज, सी फायान, डी हैंसंग। इंडिका किसने लिखी थी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र निम्नलिखित में से कौन, इनमें से ये क्वेश्चन ये कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य का इनमें से कौन पुत्र था। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। ए बिंदुसार, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी अशोक, डी बिंबिसार। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था। इनमें से चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था दोस्तों। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए इज द राइट आंसर, बिंदुसार।
चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था उसका नाम बिंदुसार था। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? ए 261 बीसी में, बी 263 बीसी में, सी 232 बीसी में, डी 240 बीसी में। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 बीसी में, 263 बीसी में, 232 बीसी में, 240 बीसी में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर मेरा वो रहेगा 7। ठीक है, मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत का क्या नाम था? मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत का क्या नाम था? ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो, डी अरस्तु। ए सिकंदर, बी मेगास्थनीज, सी प्लेटो, डी अरस्तु। मौर्य दरबार में ग्रीस का राजदूत का क्या नाम था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी मेगास्थनी। इसका आंसर हो जाएगा बी। अपना आंसर कौन बन जाएगा? बी। बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हैं? ए मगधी में, बी ब्राह्मी में, सी पाली में, डी देवनागरी लिपि में। इनमें से कौन लिपि में अशोक के शिलालेख खुदे हैं? ठीक है दोस्तों, मेरा क्वेश्चन ये कह रहा है अशोक के जो शिलालेख मिले हैं निम्नलिखित में से कौन से भाषा में मिले हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अपना, इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर, ब्राह्मी भाषा में मिले। ठीक है, अब ब्राह्मी भाषा के बारे में जानते। ठीक है, अशोक के अभिलेखों में सवाजगढ़ी एवं मानसेहरा के अभिलेख खरोष्टी लिपि में हैं। तक्षशिला एवं लघमान अभिलेख आरमाइक लिपि में हैं। सरेकुनार अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण हैं। इसके अलावा सभी शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभ लेख एवं लघु स्तंभ लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9। ठीक है, प्रश्न नंबर 9, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया था? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज पर शासन किया? ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी कण्व। ए सातवाहन, बी शुंग, सी नंद, डी कण्व। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी वीरदत्त, सी सुसीम, डी संप्रीति। ए कुणाल, बी वीरदत्त, सी सुसीम, डी संप्रीति। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ए कुणाल, बी वीरदत्त, सी सुसीम, डी संप्रीति। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा अपना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, वीरदत्त। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, और ये विश्व का सबसे पुराना और प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला ही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? ए सिंधु तथा झेलम, बी सिंधु तथा गंगा, सी यमुना तथा सिंधु, डी गंगा तथा झेलम। दोस्तों इसका आंसर जरूर करिए, ये क्वेश्चन आप रट जाइए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सिंधु तथा झेलम, सिंधु तथा झेलम। ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है दोस्तों। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, प्रश्न नंबर 12। चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करें, दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करें, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चरक किसके राज चिकित्सक थे? ए हर्ष, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी अशोक, डी कनिष्क। दोस्तों इसका आंसर आप जरूर करें, ठीक है। इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क, ठीक है दोस्तों। चरक राज चिकित्सक कनिष्क के थे, ठीक है। चरक कनिष्क के राज चिकित्सक थे। इन्हें चिकित्सक का जनक कहा जाता है। दोस्तों ये भी आप याद कीजिए, जो इसे चिकित्सक का जनक भी कहा जाता है, ठीक है। इन्हें चिकित्सा के प्रत्येक विधा पर समान अधिकार था। इन्होंने चिकित्सा शास्त्रीय ग्रंथ चरक संहिता की रचना की। इन्होंने चरक साहित्य की भी रचना की है, ठीक है दोस्तों। अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13, प्रश्न नंबर 13, प्रश्न नंबर 13। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। ए कनिष्क, बी पुलकेशिन, सी हर्ष, डी विक्रमादित्य। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताएं। ए कनिष्क, बी पुलकेशिन, सी हर्ष, डी विक्रमादित्य, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसका अपना आंसर हो जाएगा, इसका अपना आंसर हो जाएगा ए कनिष्क, ए कनिष्क, ठीक है दोस्तों। ठीक, अब कनिष्क के बारे में जानते हैं फिर से, ठीक है। मेरा आंसर ए हुआ कनिष्क, ठीक है। कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। इसके राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी भारत में शक संवत के सूचक हैं, ठीक है दोस्तों। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक अगर पूछ ले कभी भी तो कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क था। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क था, ठीक है। और ये पूछ ले इसकी राज्यारोहण की तिथि कब थी, तो ये शक संवत से 78 ईस्वी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए, ठीक है। ए 108 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, सी 58 ईस्वी में, डी 128 ईस्वी में। कनिष्क किस वर्ष में राज सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ए 108 ईस्वी में, बी 78 ईस्वी में, डी 128 ईस्वी में। दोस्तों इसका आंसर जो होगा आपको पहले ही बता दिया था, इसका आंसर होगा बी, ठीक है। ये जो इसका बी मतलब ये गद्दी पर कब बैठा हुआ था, तो ये 78वीं ईस्वी में हुआ था। इससे पहले वाला 13 नंबर क्वेश्चन में आपको यही हमने बता दी, ठीक है। और इसका आंसर भी 78 ईस्वी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। राज खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? राज खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था, ठीक है। राज खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक था? ए चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। ए चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर। राज खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था? ए चोलमंडलम, बी कलिंग, सी कन्नौज, डी पुरुषपुर, ठीक है दोस्तों। तो ये अपना हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका कलिंग आंसर होगा। खारवेल ये पूछ रहे, मेरा क्वेश्चन ये है कि राज खारवेल किस चेदी वंश का महानतम शासक था, तो ये कलिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, ठीक है। निम्नलिखित में से विधा की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? निम्नलिखित में से विधा की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? निम्नलिखित में से विधा की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? ए तक्षशिला, बी नालंदा, सी उज्जैन, डी विक्रमशिला, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तक्षशिला, ये तक्षशिला, ठीक है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, तक्षशिला दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है, ठीक है दोस्तों। तक्षशिला विद्या की सबसे
पुरानी पीठ है। यह मौर्य युग के पूर्व ही स्थापित था। नालंदा एवं उज्जैन गुप्तकालीन, जबकि विक्रमशिला पाल युगीन विद्या केंद्र थे। तक्षशिला नगरी अत्यंत प्राचीन काल में गंगाधर जनपद की राजधानी थी। इसकी सबसे अधिक ख्याति शैक्षणिक क्षेत्र में मानी जाती है। यह उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये तक्षशिला सबसे उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 17। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी सिमुक, डी हाल। ए सातकर्णी प्रथम, बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, सी सिमुक, डी हाल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। इसका आंसर हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बारे में जानते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में। ठीक है दोस्तों, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसकी माता गौतमी बालश्री की नासिक परास्थी तथा पुलुमाई के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में सूचना मिलती है। नासिक परास्थी से पता चला है कि इसके वाहनों ने 3 समुद्रों, इससे तात्पर्य बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर का जल पिया था। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन हो जाए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 18। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ये महरौली में जो लौह स्तंभ जो स्थापित किया गया था, ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था? ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए गुप्त, ऑप्शन नंबर बी सातवाहन, ऑप्शन नंबर सी मौर्य, ऑप्शन नंबर डी कुषाण। महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। दोस्तों इसका आंसर जल्दी जल्दी करें। ठीक है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? ए गुप्त, बी सातवाहन, सी मौर्य, डी कुषाण। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गुप्त ने। ये गुप्त ने ही स्थापित किया था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, प्रश्न नंबर 19, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? ए दिनार, बी रुपयक, सी शतमान, डी करसापन। ए दिनार, बी रुपयक, सी शतमान, डी करसापन। ठीक है, गुप्त काल के चांदी के सिक्के को क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन नंबर 19। प्रश्न मेरा ये कहता है, गुप्त काल में जो चांदी के सिक्के चल रहे थे उस सिक्के को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो इसको दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रुपयक। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रुपयक। ठीक है, अब रुपये के बारे में जानते हैं। गुप्तकालीन सोने के सिक्के को दिनार एवं चांदी के सिक्के को रुपये कहा जाता है। दोस्तों मेरा अब इससे 2 क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चांदी के सिक्के को रुपये कहते थे और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन है 20। आज का लास्ट क्वेश्चन 20, प्रश्न नंबर 20। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी हर्षवर्धन। हरिसेन निम्नलिखित राजाओं में से किसका राजकवि था? ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। बी इज द राइट, अपना आंसर कौन हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हरिसेन समुद्रगुप्त का राजकवि था। हरिसेन ने इलाहाबाद प्रस्ती लेख की रचना की। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया है, समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने अश्वेमकर्ता की उपाधि धारण की तथा इसे कविराज भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, और आपका नेक्स्ट स्लाइड में आपका सारे आंसर की मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन का ही आंसर की इसमें दिया हुआ है। टॉप 20 क्वेश्चन का आंसर की दिया है
बाय ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको नए नए वीडियो हमारे डेली रात्रि के 9 बजे से सोमवार से लेकर शनिवार, ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्यूज चलती है। ठीक है, और एक इस क्यूज में डेली डिफरेंट सब्जेक्ट ली जाती, ठीक है, और डिफरेंट टॉपिक से ली जाती, ताकि आपको एक अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपकी लेवल की एक अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।